Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a very new chapter from class 11 and the name of the chapter is Units and Measurements. So उम्मीद करता हूँ एक नई कोरी नोटबुक होगी जिसके अंदर मैं यहाँ से आप लोग अपने फिजिक्स को पढ़ने को प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे होंगे। 11th क्लास की फिजिक्स का हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है, मोस्टली हम लोग पूरा फिजिक्स सीक्वेंस में ही चलने वाले हैं, लेकिन कहीं पर हो सकता है कि सीक्वेंस कुछ बदलना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। लेकिन ये बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है जैसे आप कह सकते हैं, और इसे हम लोगों को साल भर पढ़ना है। अब कई लोग तो इसी सदमे में आ गए, साल भर यदि यही चैप्टर पढ़ेंगे तो बची हुई फिजिक्स कब पढ़ेंगे। तो भैया देखो, ऐसा है कि पूरी फिजिक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चलने वाली होती हैं। अब कई लोगों के मन में आता है कि सर जी की सबसे पहला चैप्टर तो फिजिकल वर्ड होता है, फिजिकल वर्ड के बजाय हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, फिजिकल वर्ड जो चैप्टर है उसके अंदर में एक बेसिक सी बात है कि व्हाट इज फिजिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स भैया साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो अपने सराउंडिंग में होने वाले जो फिनोमिनाज हैं, नेचर में जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उनसे डील करती है। और मेनली इस चैप्टर के अंदर में आपको, फिजिकल वर्ड चैप्टर के अंदर में आपको बहुत सारे फोर्सेस वगैरह के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिन्हें हम लोग सब सीक्वेंट चैप्टर्स में, मतलब फोर्स करके जो आपका लॉज ऑफ मोशन करके चैप्टर आएगा, इसके अंदर में फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। उसके अलावा उसमें कुछ और फोर्स आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में कवर होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को उसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में कवर करेंगे। सो ये जो अलग अलग जो फोर्सेस आएंगे उनको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में ही कवर किया जाना है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए कि भैया शुरू कर रहे हैं तो कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें हों, इसके लिए आप उस चैप्टर को एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और उसमें एक पॉइंट आएगा जहां पर एक टेबल बनाई हुई होगी और जहां पर फोर्सेस लिखे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली टेबल आपको एक बार याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं कि भैया मेन जो चैप्टर का नाम है वो आपने सबसे पहले लिख देना है। तो ये बातें क्लियर हो गई जो मैंने आपको करने को बोला है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो मैंने भैया ये चैप्टर का नाम डाल दिया यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, अब यहां पर जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो करते हैं इस वर्ड से, मेजरमेंट वर्ड से। ठीक है, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? मेजरमेंट वर्ड से। अब मेजरमेंट वर्ड से यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला मैं बेसिक लिखता हूं कि यार ये जो मेजरमेंट वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है मेजरमेंट, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है टू कंपेयर विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो सीधा सीधा आपने कोई डेफिनेशन जैसा बता दिया, अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे कि आखिर ये मेजरमेंट आखिर है क्या। सबसे पहली बात, एक और बात मैं यहां पे बताऊं, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस टू व्हाट? टू कंपेयर विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। नहीं समझ में आया? मैंने बोला कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, बेसिक सा एग्जाम्पल उठाते हैं। मान के चलो कि यहां पर एक मैंने क्या किया, एक चौराहा बनाया हुआ, एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल से यहां पर ऐसे 4 रास्ते जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, और मान के चलो यहां पर कहीं अपनी बायोमेंटर्स क्लासेस की बिल्डिंग है जो इस सर्कल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये तो बेसिक, एकदम बेसिक बातें कर रहा हूं, ये समझ में आ रही है ना? मैंने क्या बोला, ये सर्कल है, ये सर्कल से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपके पास में क्या है, ये अपनी बायोमेंटर्स क्लासेस की बिल्डिंग है, ऐसा मान के चलो, और आप सर्कल पर खड़े हो। ठीक है, आप यहां पर सर्कल पर खड़े हो और आपको नहीं मालूम है कि बिल्डिंग किधर है, और अचानक क्या हुआ, वहां से कोई एक व्यक्ति गुजरा और आपने उससे पूछ लिया कि भैया ये बायोमेंटर्स क्लासेस की बिल्डिंग कहां पर है, कहां गिरेगा ये। तो बस उसने क्या कर दिया, उसने बता दिया कि बस कुछ नहीं, 5 मिनट की दूरी पर है।
या 10 मिनट की दूरी पर है, उसने बस इतना बोल दिया 10 मिनट। तो एक बात बताओ, ये सुनने में कैसा लगा आपको? तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सही बात है ना, 10 मिनट की दूरी पर है। अच्छा, तो जरा एक बात को सोचो, मैं यहां पर बोल रहा हूं 2 किलोमीटर और यहां पर उस बंदे ने बोला है 10 मिनट की दूरी पर है। दोनों कुछ अलग अलग नहीं लग रहे हैं बोलने में? यस, बोलने में तो दोनों अलग अलग लग रहे हैं। अच्छा, और मैं एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा। मैंने आपसे बोला कि भैया आप गए सब्जी मंडी, आप गए सब्जी मंडी गए वहां पर, और सब्जी मंडी में जाने के पास में वहां पर एक भैया था, बेचारा आलू बेच रहा था। आप उसके पास में गए और उससे बोला भैया 2 लीटर आलू दे दो। कैसा लग रहा है सुनने में? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? 2 लीटर आलू। कई लोग मन ही मन में हंसना चालू कर देंगे, सर ये क्या बात कर रहे हो, क्या आप नहीं जानते हैं आलू को 2 लीटर में कैसे ले लोगे? तो फिर तो कोई बात नहीं, 2 लीटर ना सही 2 किलोमीटर आलू ले लो। कई लोग बोलेंगे सर आप अभी भी मजाक कर रहे हैं ना, 2 किलोमीटर आलू थोड़ी होते हैं। तो मैं बोलूंगा फिर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जी आलू यदि आपको खरीदने हैं तो आपको आलू 2 किलो मांगना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा 2 किलोग्राम आलू दे दो, तो वो 2 किलोग्राम आलू आपको दे देगा। मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, 2 किलोग्राम आलू मांगने पड़ते हैं? बोले यस सर। अच्छा, प्याज मांगने जाऊंगा तो भी वही 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से। ओके चलो भाई, मैंने ये वाली बात आपकी मान ली कि अब मैं इस बात पर एग्री करने लग गया हूं, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि 2 किलोग्राम आलू मांगोगे तो ही वो देगा। यदि आपने 2 लीटर बोला तो वो हंसेगा, यदि आपने 2 किलोमीटर बोला तो भी वो हंसेगा। तो मैं बोलूंगा यार अपनी जग हंसाई करने से तो अच्छा है कि आपकी बात को मैं मान लेता हूं और मैं उससे 2 किलोग्राम आलू मांग लूंगा। चलो यार, आपकी बात को मान लिया और मैं आपकी बात को मानते हुए अभी चल रहा हूं। अच्छा लग रहा है ना मैं आपकी बातों को मान रहा हूं? तो यदि मैं आपकी बातों को मान रहा हूं तो बाद में आपको भी मेरी बातों को मानना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखना। ओके, अच्छा चलो एक बात और बताता हूं, एक बात और पूछता हूं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप दूध लेने जाते हो तो दूध कैसे मांगते हो? 2 किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, आधा किलो दूध दे दो, ऐसे मांगते हो कि नहीं मांगते हो? बोले यस मांगते हैं। अब कई लोगों का इसमें मतभेद होगा कि सर ऐसा थोड़ी होता है, हम तो आधा लीटर मांगते, 1 लीटर मांगते, 2 लीटर मांगते। लेकिन कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो आधा किलो मांगते, 1 किलो मांगते, 2 किलो मांगते। अच्छा, जो भी है उन दोनों ही केसेस में दूध तो आपको मिल ही जाता है ना? तो मैं बोला यस दूध तो मिल जाता है सर जी। तो हम लोग ये दूध वाली चर्चा को थोड़ी देर के बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग आलू वाली चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब आपने आलू मांगा उससे 2 किलो तो हुआ क्या? सोचो क्या हुआ। उसने एक तराजू लिया, बराबर है, उसके अंदर में उसने एक लोहे का एक ऐसा कुछ रखा जिसके ऊपर 2 केजी ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और तराजू के दूसरे पलड़े में उसने आलू डालना चालू किया। यस, कुछ ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने बोला यस। अब उसने क्या करा, तराजू को ऐसे पकड़ा, हालांकि अब तो डिजिटल तराजू आता है लेकिन हम तो बेसिक सीख रहे हैं तो एकदम बेसिक वाले तराजू से बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक साइड में एक पलड़े में उसने 2 केजी लिखा हुआ कुछ तो भी रख दिया, लोहे का था, काला काला सा रख दिया। कई लोग बोलेंगे सर उसे बांट कहते हैं, मैं जानता हूं उसे बांट कहते हैं, कोई बात नहीं वो रख दीजिए, वेट्स जो भी हैं रख दीजिए। मैंने बोला ठीक है। और अब क्या करेगा, वो कुछ आलू रखेगा, ऐसे रखता जाएगा रखते जाएगा, उस तराजू को देखेगा और वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक दोनों पलड़ों का लेवल सेम ना आ जाए। वास्तविकता में तो ऐसा ही करेगा, लेकिन हाँ अभी अपनी मम्मी या चाची वगैरह जब जाती हैं तो वो क्या कहती है, भैया एक और डाल दो, तो एक और डालने के बाद में वो आलू वाला पलड़ा नीचे चला जाता है। ये बात हम जानते हैं। कैसे है ये आपका, ये हमारा इंडियन नेचर है, भारतीय स्वभाव है कि हम कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, वो एक अलग बात है। मुद्दा हमारा अभी फिजिक्स से रिलेटेड है। तो भैया उसने जो किया, वो जो प्रोसेस थी, क्या हुआ वहां पर, 2 किलो जब आलू बोला गया, 2 किलो जब आलू बोला गया तो क्या हुआ, उसने उस तराजू में प्रोसेसिंग करी कि नहीं करी, कंपैरिजन करी। तो वही तो मैंने लिखा था सबसे पहले, तो मेजरमेंट इज व्हाट, टू कंपेयर विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो आपको 2 किलो आलू चाहिए था तो आपने क्या किया, उन आलूओं को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में एक बाट नाम की चीज रखी जिसे वेट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो जिस पर 2 केजी लिखा हुआ था, और उसके साथ में कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। और ये जो कंपैरिजन की प्रोसेस है इसे ही मेजरमेंट कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है। तो भैया एक बात बताओ, चैप्टर के अंदर में 2 वर्ड थे, एक था यूनिट्स और एक था मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट वर्ड जो है वो आप लोगों को क्लियर है, यस और नो? तो आपने बोला यस सही बात है। अब देखो ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यहां पर है मेरे पास में, ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड मेरे पास में है,
ये ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जो इंटरनेशनली क्या होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। बात समझ में आ रही है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो आप कहीं पे डेफिनेशन पढ़ोगे मेजरमेंट की तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो डेफिनेशन कैसे हो गई, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज व्हाट, यूनिवर्सली या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो उसे हम लोगों ने मेजरमेंट का नाम दे दिया। अब जो वर्ड आपके पास में आया था, आलू की बात चल रही थी, तो आपने देखो यहां पर लिखा था 2 किलोग्राम आलू, बोला था कि नहीं बोला था, तो आपने बोला सही बात है। अब इन आलूओं को साइड में रख दो। आलूओं को जब आप साइड में रख दोगे तो देखो बेसिकली आप यहां पर क्या कर रहे हो, ये जो आलू है ना वो कुछ क्वांटिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो 2 किलोग्राम है बेसिकली ये बता रहा है मास ऑफ पोटैटोज। मास ऑफ पोटैटोज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो आपने बोला यस। मतलब ये क्या है, किसी तो भी ये आलू जो है वो एक फिजिकल चीज है, बराबर है, और ये उसके अंदर में प्रेजेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम लोग मास कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बराबर है, यस और नो। तो ये हो गया 2 किलोग्राम। अब इस 2 किलोग्राम को जरा अच्छे से तोड़ते हैं हम लोग। तो कई लोग बोलेंगे सर तोड़ोगे कैसे, तो मैं बोला देखो मैंने ऐसे लिख लिया 2 और किलोग्राम। तो यहां पर जो 2 किलोग्राम लिखा हुआ है इसको ध्यान से यदि मैं देखूं तो यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, और यहां पर कुछ तो भी केजी जैसा लिखा हुआ है, और ये केजी जो है इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट। अच्छा सर जी यूनिट आपने बोल तो दिया, ठीक है ये यूनिट है, लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे कि भैया यूनिट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग ऑफ यूनिट। तो इसे हम लोग थोड़ी देर के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको समझिए कि किलोग्राम जो है वो इसकी यूनिट है। मतलब कितना पर्टिकुलरली जो आप लोग देख रहे हो कि जब आलू लेने गए तो किलोग्राम में बात कर रहे हो, या कुछ और लेने जाओ, जैसे मान लीजिए चलो आपको घर पे कपड़े सुखाने के लिए रस्सी चाहिए, कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधनी है, तो आप बाजार गए तो उससे रस्सी मांगोगे, तो रस्सी कैसे मांगोगे, तो उससे बोलोगे भैया 10 मीटर रस्सी दे दो, ऐसे कुछ मांगोगे। या आपको मान के चलो क्या हो गया कि घर पे फिटिंग कर रहे थे और अचानक से थोड़ी सी तार कम पड़ गई, वायर कम पड़ गई, आपके लिए घर के बाहर बल्ब लगाना था दरवाजे के बाहर और कनेक्शन लेना था, लेकिन वायर कम पड़ गई, तो आप क्या करोगे, वायर की दुकान पे जाओगे, उससे बोलोगे कि क्या बोलोगे, वायर दे दो। अब वायर दे दो, क्या कितनी वायर दे दो, कितनी वायर दे दो, ऐसे बोलोगे क्या 10 डिग्री सेल्सियस वायर दे दो, ऐसे बोलोगे, नहीं ऐसे तो नहीं बोलोगे। अच्छा क्या ऐसा बोलोगे 10 लीटर वायर दे दो, नहीं ऐसा भी नहीं बोलोगे। तो आप बोलोगे वहां पर 10 मीटर वायर दे दो, यस और नो। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए, जब आप बोल रहे हो 10 मीटर तो यहां पर भी देखो एक ऐसी न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है, और उसके साथ में आप एक और टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हो जो कि उसकी यूनिट को बता रहा है। मतलब कि जो मेजरमेंट की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से हो रही है, ये आपको रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, एकदम आसान भाषा में मैं बात कर रहा हूं, एकदम आसान भाषा में, इससे आसान भाषा नहीं होगी, क्लियर है, ओके। तो चलो, तो यहां से हमारे पास में कुछ और चीजें निकल के आ जाती हैं, वो ये है कि किधर गया, कि यहां पर जब वो 10 मीटर की बात चल रही है तो 10 मीटर का मतलब क्या है कि वो एक लेंथ से रिलेट कर रहा है। ये चीज किससे रिलेट कर रही है, लेंथ से रिलेट कर रही है। तो आप बोलोगे सर जी ये बात तो हम लोग जानते हैं, किलोग्राम मास से रिलेटेड है, मीटर लेंथ से रिलेटेड है। यदि मैंने बोला कि मुझे घर से स्कूल जाने में 15 मिनट लगते हैं, तो ये टाइम से रिलेटेड चीज हो गई, यस और नो। तो ये सारी बेसिक चीजें तो हमें मालूम है, फिर हम लोग क्या सीख क्या रहे हैं, नया क्या सीखे यहां पर। तो नया जो सीखने वाले हैं वो जस्ट अभी आपके सामने यहां पर आ रहा है, वो ये है कोई भी क्वांटिटी के लिए, मैं इसे लिख देता हूं पहले, क्या है ना, उसको फिर समझाना आसान रहेगा। द स्टैंडर्ड मेजर of any quantity, a standard measure of any quantity is called as
यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब जो यहां पर आपने देखा 10 मीटर वायर जो लेके आए, तो वो 10 मीटर क्या है? लेंथ है। और वो जो 10 मीटर के अंदर में जो मीटर वर्ड यूज किया गया है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, वो क्या है? यूनिट है। जैसे 2 किलोग्राम पोटैटोज के अंदर में किलोग्राम जो है वो क्या है? यूनिट है। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखो, ये हर चीज के लिए अलग अलग है। मतलब जब आप पोटैटोज लेने जा रहे थे, आलू लेने जा रहे थे, तब आप मीटर का वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, तब आप किलोग्राम यूज कर रहे थे। समझदार हैं आप। जब आप वायर लेने गए तब आप किलोग्राम वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, तब आप मीटर वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप समझदार हैं। और हम लोग क्या हो रहा है ना, ये बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं, इसके कारण हमें ये सारी चीजें मालूम है। तो इसे हम लोग यदि देखें तो मैं एक आपको बेसिक आइडिया यदि देने की कोशिश करूं तो वो ये है कि भैया जब कभी भी लेंथ से रिलेटेड कोई बात आती है तो मैं वर्ड यूज करता हूं या तो मीटर, या फिर मैं यूज करता हूं सेंटीमीटर, या फिर मैं यूज कर लेता हूं मिलीमीटर, ऐसे वर्ड यूज करता हूं, या किलोमीटर, वॉट एवर इट बी। यस और नो? तो आपने बोला यस। अच्छा, यदि कभी मुझे मास की जरूरत पड़ती है तो मैं मास के लिए वर्ड यूज करता हूं, या तो ग्राम यूज कर लेता हूं, या फिर मैं किलोग्राम यूज कर लेता हूं। यस और नो? मैंने बोला यस। हो सकता है कई लोग टन का यूज करते होंगे, तो वो तो अलग अलग डिपेंड करता है। मतलब कर सकता हूं नहीं कर सकता? आपने बोला यस। अच्छा, कहीं पर मुझे यदि टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो मैं टाइम के लिए सेकंड वर्ड का यूज करता हूं कि भाई 5 सेकंड 10 सेकंड। कहीं पर मैं मिनट वर्ड का यूज करता हूं। यस और नो? कहीं पर मैं आवर वर्ड का यूज करता हूं, आर, या फिर इनका कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। अच्छा, कहीं मुझे टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाए तो मैं डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे वर्ड्स का यूज करता हूं। मतलब ये जो चीजें हैं वो हैं इनकी यूनिट। वो क्या है? इनकी यूनिट। और ये जो यूनिट्स हैं वो किसके लिए आ रही हैं? एक क्वांटिटी जो मेजर हो रही है यहां पे, कौन है? लेंथ है, या कौन है? मास है, या कौन है? टाइम है। इनके लिए यूज हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, इनके लिए ही यूज हो रही हैं। तो यहां से हमारे पास में एक वर्ड आता है कि भैया देखो, ये जो अलग अलग जो सिस्टम यहां पर बन रहे हैं, मैं मीटर में कभी यूज कर रहा हूं, सेंटीमीटर में कभी यूज कर रहा हूं, मिलीमीटर में कभी यूज कर रहा हूं, ग्राम, किलोग्राम, टन वगैरह में यूज कर रहा हूं। इसके अलावा पाउंड भी होता है, कभी सेकेंड, मिनट, आर, ये सब चीजें यूज कर रहा हूं। तो इसके बेसिस पर यूनिट्स का होता है एक सिस्टम। क्या होता है? यूनिट्स के लिए डिफाइन किया गया है सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भैया ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स सर जी क्या चीज है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास में जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला सिस्टम होता है आपके पास में MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड को। दूसरा जो सिस्टम होता है हमारे पास में वो होता है CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? CGS, जो कहता है सेंटीमीटर। इसका मीनिंग होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तीसरा जो सिस्टम हमारे पास में होता है वो होता है FPS सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं फुट, पाउंड एंड सेकंड। और इसके अलावा एक और होता है जिसे बोला जाता है, चौथा सिस्टम जो है वो है SI सिस्टम, जिसे सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है। हालांकि देखो इसका फ्रेंच इंटरनेशनल, इसका फ्रेंच वर्ड आपके बुक में दिया होगा, सिस्टम इंटरनेशनली दी यूनिट्स, ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ होता है। फ्रेंच वर्ड है, मैं भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए कुछ बातों को। कई लोग बोलेंगे क्या ध्यान से देखना है? तो देखो सब में है ना, जो पहला देखो, पहले उसको देखो लाइन को ध्यान से, मीटर, सेंटीमीटर, फुट ऐसे लिखा है। बिल्कुल सही बात है, मीटर, सेंटीमीटर और फुट लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए किलोग्राम, ग्राम और पाउंड लिखा हुआ है। मैंने बोला यस। और तीसरी बार देखिए इस तीनों जगह पर क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा हुआ है। तीनों जगह पर क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा हुआ है। तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहली चीज है वो सिंपल लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा वाला जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा वाला जो है वो
टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेंथ, मास और टाइम। और ये चीजें क्या हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, और यदि मेजर किया तो उनकी कुछ यूनिट आती हैं, और ये जो यूनिट होती हैं इनके लिए कुछ सिस्टम हैं। कौन कौन से, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, और एक और है एसआई, जिसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। एसआई को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ये पहले जो 3 बेसिक हैं ये आपको समझ में आने चाहिए। अब आज की तारीख में यदि बात करूं तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस को हटा के पूरी तरह से हम लोग एसआई सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है और एसआई सिस्टम का ही यूज करना है। लेकिन आप देखोगे कि एसआई सिस्टम जो है वो मोस्टली एमकेएस सिस्टम जैसा ही है, मतलब एमकेएस सिस्टम ही ऑलमोस्ट रिप्लेस हो गया है एसआई सिस्टम के अंदर में। एमकेएस सिस्टम ही रिप्लेस हो गया है एसआई सिस्टम के अंदर में। लेकिन इसके अलावा भी बीच बीच में कहीं कहीं पर जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है तो कई बार हम लोग सीजीएस सिस्टम का भी यूज करते हैं। एफपीएस का यूज हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब जैसे आपको वायर चाहिए तो कोई जरूरी थोड़ी कि मीटर में ही मेजर करके लाओ, सेंटीमीटर में भी मेजर करके ला सकते हो, यस और नहीं। तो आपने बोला यस, बिल्कुल की जा सकती है। बात समझ में आ रही है। यहां पर जो बात थी मुद्दे की वो क्या थी, तो वो ये थी भैया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास में टोटल कितने तरह के हैं, 4 में से 3 अलग हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, और चौथा वाला जो है वो है एसआई सिस्टम, जो कि एमकेएस से ही निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है, एमकेएस से ही निकला हुआ है। मतलब एमकेएस सिस्टम को ही आगे क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। बात समझ में आई। अच्छा, इस सिस्टम से हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, तो इस सिस्टम से हम लोग बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। और ये जो यूनिट्स होती हैं दे आर यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पर एक नया वर्ड आ गया आपके पास में और वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या वर्ड आया, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, तो भैया फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। क्या लिखा मैंने, कोई भी ऐसी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यहां पर बी आना चाहिए, विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी थी, तो अभी के एग्जांपल में वो कौन कौन सी थी, तो आपने एक जगह लिखा था मास के बारे में। तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिख रहा हूं 2 किलोग्राम से। यस और नो, मैंने बोला यस। अच्छा, एक लेंथ थी हमारे पास में, कितनी, 10 मीटर थी या 5 मीटर लिखी थी, जो भी लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हालांकि। अच्छा 10 मीटर, तो मैं क्या बस एक स्टैंडर्ड जो चल रहा था उसी को लेने के लिए मैं लिख रहा हूं 10 मीटर। इन सब के अंदर में खास बात क्या थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है, बताओ कौन सी वाली बात। तो बात ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे मेजर किया जा सकता है, और वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक उसके साथ में यूनिट होनी चाहिए। तो मैं सीधा सीधा यहां पर ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या, क्या लिख दूं पहले ये तो बताओ सर जी। मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। सर जी ये बात कैसे पता लगी, तो देखो क्या होता है कि भैया देखो, जब आप उस दुकानदार के पास में वायर लेने गए, कई लोग बोलेंगे सर मास से आप क्यों नहीं बता रहे हो, तो रीजन मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो क्या होता है कि जब आप वायर लेने गए 10 मीटर की, आपको कितनी वायर चाहिए, 10 मीटर, तो क्या उसने एक ही बार में 10 मीटर निकाला क्या, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि उसके पास में जनरली, देखो मैं बता रहा हूं, दुकानदारों के पास में क्या होता है कि उनका जो डेस्क होता है उसके ऊपर है ना, उन्होंने ऐसे निशान बना रखा होता है। वो निशान बेसिकली क्या होती है, एक स्केल होती है। क्या होती है, स्केल। स्केल तो आप लोगों के पास में भी होगी, छोटी सी स्केल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो वो क्या करता है मेनली कि वायर लेता है और ऐसे लगता है और देखता है, अच्छा ये एक बार हो गया,
फिर उसको चढ़ता है 2 बार, फिर उसको पकड़ता है 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ऐसे करते हुए वो 10 बार करता है और फिर बोलता है, फिर काट देता है वायर और आपको दे देता है और बोलता है ये रही भाई आपकी 10 मीटर वायर। तो आपके मन में सवाल आया होगा ना, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो उसने 10 बार किया ऐसे, उसने कितनी बार किया? 10 बार किया। तो इससे क्या पता लगा? उससे पता लगा कि उसने क्या किया है, एक छोटा सा अपने पास में टेबल के ऊपर में उसने क्या कर लिया है, यहां से लेकर के यहां तक एक 1 मीटर का निशान बना लिया है। कितना निशान बना लिया है? 1 मीटर का एक निशान बना लिया है। उसके साथ में ये कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ रहा है। और ऐसा कंपैरिजन उसने कितनी बार किया? 10 बार किया। और हर बार उसको क्या किया? उसने आगे सरकाया, मतलब एडिशन किया। मतलब ये जो 10 मीटर ला रहा है उसके लिए उसने 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर ऐसे अपना कितनी बार किया? 10 टाइम्स किया, तब जाके उसको 10 मीटर मिला। तब जाके उसको 10 मीटर मिला। तो यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से हो रहा है, और वो है 1 मीटर वाला। तो अब कई लोगों के मन में आया होगा ना, मैं पहले भी बोला था, कई लोगों के मन में आया होगा कि सर जी आपने 2 किलोग्राम वाले यूनिट को क्यों नहीं लिया था? तो उसमें क्या क्या हो रहा था, उसके पास सीधा सीधा 2 किलोग्राम वाला जो वेट था वो अवेलेबल था, लेकिन 10 मीटर वगैरह के लिए तो पॉसिबल नहीं था। यदि उसी दुकानदार के पास में आप जाते और उससे बोलते भैया 6 किलो आलू दे दो, तो क्या करता? उसके पास में 1 किलो का 2 किलो का बाट होगा, तो वो 2 किलो का 3 बार 2 किलो मेजर करेगा और एक बार 1 किलो लेगा और मिला के 7 किलो कर देगा। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैं 7 किलो ही बोला था कि 6 किलो बोला था, मैं भी भूल गया, मुझे भी याद नहीं। अभी मैं 7 किलो के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस होती हैं। ये बात समझ में आ गई? अब यहां तक आने के पश्चात आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। यदि ये बात दिमाग में आ गई है तो मैं अब आपसे एक एग्जाम्पल पूछने वाला हूं, प्यारा सा एग्जाम्पल। तो वो ये है कि मान के चलो आपको एक सवाल पूछा गया है, वो ये है, फीवर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू या फॉल्स? फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी है। फीवर का मतलब समझ में आता ना? बुखार। बुखार हिंदी मीडियम, बुखार एक फिजिकल क्वांटिटी। बुखार एक भौतिक राशि है। सत्य असत्य बोलो क्या है? फटाफट बताओ। कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रू पे कलेक्ट किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने फॉल्स पे टिक किया है? चलो अब हम लोग इसको समझते हैं। फीवर जब होता है, बुखार जब आता है, तो क्या होता है? आप जाते हो डॉक्टर के पास में, आप गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने क्या किया, एक ऐसा वो कांच का सा वो निकाला, वो बोतल के अंदर में रखा हुआ, तो उसको निकाला, उसको ऐसे ऐसे किया और ऐसा ऐसा करके आपके मुंह में लगा दिया, बराबर है। उसके बाद उसने उसको निकाला और उसको रीड करा और उसके अंदर में आया 102 बुखार है या 104 बुखार है। कुछ ऐसा आता है कि नहीं आता है? ऐसे बोलते ही नहीं बोलते 102 104 बुखार है, यस और नो? तो इसका मतलब है ये तो हम लोगों ने मेजर कर लिया, और ये मेजर कर लिया मतलब बुखार एक फिजिकल क्वांटिटी है। यस और नो? कितने लोग बोल रहे हैं यस? बोलो कितने लोग अभी यस बोल रहे हैं? जिन्होंने फॉल्स बोला था उनका डिसीजन बदला क्या? देखो, जिन्होंने ट्रू बदला था उनको तो खुशी हो गई होगी कि 102 बुखार है 104 बुखार है, मैं मेजर कर पाया, मतलब सही बात है। लेकिन जिन्होंने फॉल्स बोला था उनके दिमाग में तो उनको तो निराशा हो गई, यार हमने तो फॉल्स बोला था। सर तो यहां पे बता रहे हैं कि फीवर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग क्या करें? अच्छा, कितने लोग ऐसे अब जिनका डिसीजन बदल गया है कि फॉल्स नहीं ट्रू होगा करके? तो जितने भी लोग हैं मैं उनको बता दूं कि भैया ट्रू वाला आंसर गलत है, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो अब कई लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने तो प्रूफ किया। भैया ध्यान से देखो, बोलने की आम बोलचाल की भाषा में मैं बोल रहा हूं 102 बुखार है। in a common language we say that we have 102 fever or we have 104 fever, but actually it is the temperature of the body. It is what? Temperature of the body जो आपने मेजर किया है। It is the temperature of body which is measured, जो यहां पर क्या हुआ है? मापा गया है। क्या मापा गया है यहां पर? यहां पर बॉडी का टेम्परेचर मापा गया है। इसका मतलब यह है
कि भैया फीवर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बात गलत है। फिजिकल क्वांटिटी तो आपकी टेम्परेचर है। बात समझ में आ रही है? यहां से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे और समझ में आएगा। मैंने बोला आज मैं 5 किलो खुश हूं, आज आप 2 किलो दुखी हो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा लगा क्या? सर कई लोग बोलेंगे मन से, पेट में से लड्डू फूटे होंगे, बोलेंगे हंसने को तो बहुत आ रहा है आज, हंसा तो सर बहुत जबरदस्त रहे, लेकिन सर के चेहरे पे एक भी स्माइल नहीं है ना? बिल्कुल भी स्माइल नहीं दिखी होगी आप लोगों को। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं जिसको सुनने के बाद में हंसी आएगी सामने वाले को, लेकिन मेरे चेहरे पर एक भी बार मुस्कुराहट नहीं आई। तो कई लोग बोलेंगे सर कभी मुस्कुरा भी दिया कीजिए। तो चलो हम लोग बात करते हैं, वो ये है कि भैया जो फीलिंग्स होती हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं या जो इमोशंस होते हैं, वो आपकी आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? फीलिंग्स या इमोशंस फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई? आप खुश हो, जॉय, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, वट एवर काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव, आप बोलते हो मेरे को ए को बी से 10 लीटर प्यार है। ऐसा होता है क्या? प्यार तो प्यार है भैया, 10 लीटर में कैसे माप लिया? कि ऐसा तो नहीं किया ना कि गम में आंसू इकट्ठे कर लिए और वो आंसू 10 लीटर हो गए, बोले 10 लीटर प्यार है। ऐसा नहीं होता है ना। या दुख 10 लीटर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। मापा नहीं जा सकता। आज आपने सपना देखा, आज रात को आप सोए, आपने रात को सपना देखा कि मेरा नीट में बहुत ही अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो गया, 720 नंबर का पेपर हुआ था, 720 नंबर में से मेरे को 700 नंबर आ गए। बहुत खुश हो। कितना खुश हो? मेजर कर लोगे क्या कितना खुश हो? आपके पेरेंट्स भी खुश हैं, क्या मेजर हो जाएगा कितने खुश हो? खुश तो हो, खुश तो बहुत हो गए आज, बट कितना वो मेजर नहीं कर पा रहे। सो इसका मतलब यह है कि फीलिंग्स, इमोशन, फिजिकल क्वांटिटीज ना बाबा नहीं है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा वो 2 किलो आलू हमारे पास रखे हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं ना उनको काट के चिप्स बना लिया आप लोगों ने? बनाने नहीं है, अभी यूज करना है आज के लेक्चर में पूरे में। 2 किलो आलू रखो, उनको खर्च मत करो। अच्छा एक बोलो, यहां पर एक 2 किलो आलू थे, एक काम करो चलो अब चिप्स बना लो यार, मैं 2 किलो आलू से परेशान हो गया। मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, परेशान हो गया इससे। मेरे पास में 2 मीटर वायर थी ना? नहीं 10 मीटर थी। मैंने 10 मीटर में से 2 मीटर वायर ले ली इकट्ठी। कई लोग बोलेंगे इस 2 का कुछ रिलेशन है क्या? 2 बार बार रख रहे हो। 2 का कोई रिलेशन नहीं है भैया, ये बात बतानी जरूरी है, नहीं तो कई लोग है ना उसमें भी लेंगे एग्जाम्पल, पूछेंगे सर 2 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लगा? कि 3 क्यों नहीं लिया? 3 मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए नहीं लिया, खत्म कहानी। अच्छा एक बात बताओ, क्या हुआ? मैंने बोला मेरे पास में 3 स्टूडेंट थे और मैंने बोला उनसे कि भैया जी आप है ना 2 मीटर वायर लेके आ जाइए। क्या लेके आ जाइए? 2 मीटर वायर लेके आ जाइए। तीनों स्टूडेंट गए। दुकानदार से मैंने पहले से सेटिंग कर रखी थी। तो पहला जब आया तो उसने उस स्टूडेंट को बोला कि भैया ये लो 2 मीटर वायर। तो वो 2 मीटर वायर लेके आया, 2 मीटर वायर लेके आया, खुश हो गया एकदम। सर ने बोला था 2 मीटर वायर लाने को, वो 2 मीटर वायर लेके आ गया। दूसरा स्टूडेंट गया तो दूसरे स्टूडेंट को उस दुकानदार ने बोला भैया 2 मीटर वायर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम 200 सेंटीमीटर वायर लेके चले जाओ, शायद काम बन जाए। दूसरा स्टूडेंट भी आया, 200 सेंटीमीटर वायर लेके आया। तीसरा वाला गया। अब देखो मेरी तो दुकानदार से पहले से सेटिंग लग रही है, पहले सिखा रखा है उसको ऐसे ही करना है करके। तो तीसरा वाला पहुंचा, तीसरे वाले को बोला कि भैया एक काम कर, 2 मीटर तो नहीं है पर ये तू 2000 मिलीमीटर वायर लेके चला जा, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तो स्टूडेंट खुश हुआ, 2000 मिल रहा है मेरे को, कहां 2 की बात बोली थी सर ने, अब तो मैं 2000 लेके जाऊंगा, सर तो खुश हो जाएंगे, इनाम देंगे मेरे को। तो भैया एक बात बताओ, अभी यहां पे क्या ये काम इनाम वाला है? वैसे तो इनाम वाला है क्योंकि काम बोला था वो काम हो गया है, वायर चाहिए थी 2 मीटर वो आ चुकी है, मतलब काम तो इनाम वाला है। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा सोचो और बताओ कि ये जो है क्या बोलते हैं 2 मीटर वायर, 200 सेंटीमीटर वायर और 2000 mm वायर, इसमें कोई फर्क है क्या?
तो आप बोलोगे इसमें कोई फर्क नहीं है सर जी, ये तो एक ही बात है, ये तो आपने बेवकूफ बनाया। मैंने बोला मैंने बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया, आया नहीं आया? 2 मीटर वायर, 2000 सेंटीमीटर वायर और 2 मीटर वायर, 200 सेंटीमीटर वायर एंड 2000 मिलीमीटर वायर आर सेम, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। बस क्या है डिफरेंस? ये है कि ये मेजरमेंट का जो सिस्टम है, मतलब जो यूनिट ली गई है कंपेयर करने के लिए, वो अलग अलग ली गई है, और ये अलग अलग ली गई है। तो इससे एक बात बताइए, वो ये है यहां पर कि क्या है यहां पर, वो ये है कि सर जी ये भी लेंथ थी और ये भी लेंथ थी और ये भी लेंथ ही थी, यस और नो? तो फिर फर्क क्या है? ये एक अलग सिस्टम में लेंथ है, ये एक अलग सिस्टम में लेंथ है, और ये एक अलग सिस्टम में लेंथ है। मतलब ओवरऑल दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट और नॉट? तो आपने बोला यस। तो हमारे पास में नियम बन के आता है, फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन, दैट इज n इंटू यू विल बी कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, इसको और थोड़ा सा यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि भैया n1u1 बराबर n2u2। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम के अंदर में जैसे मैंने लिखा था 2 मीटर और यहां पर है 200 सेंटीमीटर। सो यहां पर हो क्या रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू फिजिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इन 2 सिस्टम। 2 सिस्टम के अंदर में कभी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अब देखो मैंने यहां पर बहुत ही आसानी से कर दिया, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बात आपने बचपन में पढ़ी है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ी है? बताओ फटाफट। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 8वीं 7वीं में ही सिखा दिया जाता है। मैं बोल रहा हूं नहीं है तो 10वीं तक तो सिखाई दिया होगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर से मुझे एक बात और याद आई। देखो 1 मीटर है ना, मैं लगभग बताऊं तो इतना होता है। आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि मेरा हाथ, आधा हाथ भले ही गायब हो चुका होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, देखो हाथों की इस उंगली से लेकर के लगभग मैं कंधे के यहां तक टच कर रहा हूं, तो ये हाथ तो मेरा यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे ये वाला पोर्शन और इंक्लूड हो गया। इतना पोर्शन लगभग हम 1 मीटर मानते हैं। कई बार आपको आगे चल के कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें ऐसा होता है, सवाल में बता देता हूं क्या हो रहा है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसने बाल्टी हाथ में ली और बाल्टी को ऐसे घुमा रहा है, बाल्टी के अंदर पानी भरा है और बाल्टी को ऐसे ऐसे घुमा रहा है। देखो मैं हाथ को पूरा नहीं घुमा सकता, यहां पर मैंने फोल्ड कर लिया। उसका रीजन ये है कि मेरे सामने स्क्रीन है, स्क्रीन फूट जाएगी, पता लगा मैंने जोर से मुक्का मार दिया इधर। तो मैं थोड़ा सा सावधानी के साथ में, बेसिकली क्या है, मुंबई है ये, मुंबई में जगह की बहुत वैल्यू है, तो कम जगह के अंदर में सब चीजें करना है। तो आपको यार मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल, घर पे जाओ, गए, एक घर में बाथरूम में नल होगा, नल में से बाल्टी चालू करो, बाल्टी में थोड़ा सा पानी भरो, थोड़ा पानी मतलब इतना पानी भर लो, इतना भर दो भैया, ज्यादा ही है तो ताकत आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो पता लगा एक छुई मुई सा बंदा है, उसने पानी की बाल्टी फुल भर ली और मैं उसको बोल रहा हूँ कि घुमा बाल्टी, और घूम ही नहीं रही है। बोले कैसे घूमेगी, पता लगा बाल्टी ऊपर गई, बाल्टी का पूरा पानी सर के ऊपर, खुद का स्नान हो गया। नहीं, वो नहीं करना है। थोड़ा सा ही पानी लो, कम लो, जिससे आपको हल्की लगे बाल्टी, और बाल्टी को पकड़ के जोर जोर से घुमाओ और वो घूमेगी और उसमें का पानी नहीं गिरेगा। बात समझ में आ रही है? ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है, बाद में आगे चल के आएगा कभी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग बाल्टी को किससे घुमा रहे हैं, हाथ से। तो ये हाथ की जो लेंथ है ना, वो 0.75 मीटर लेनी है या 75 सेंटीमीटर लेनी है। कई बार ऐसा हो सकता है, कोई सवाल आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, तो आपको पता होनी चाहिए लेंथ ऑफ अ हैंड, ह्यूमन हैंड जो होता है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ 75 सेंटीमीटर या 0.75 मीटर कंसीडर करते हुए चलना है। यदि सवाल आया तो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आया तो पता होना जरूरी है। तो अब यहां से हम लोग देखिए, एक बात देखिए क्या हो रहा है। यहां पर एक बात देखिए, n1u1 बराबर कांस्टेंट, n1u1 बराबर n2u2। तो यहां से मेरे पास में एक चीज निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। मतलब क्या हो रहा है कि u स्टैंड्स फॉर यूनिट और n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि जब आपका यूनिट बड़ा होता है तो मैं लिखूंगा फॉर बिगर यूनिट, बड़ी यूनिट के लिए स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आपको आ चुका होगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो मैं बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं आपको। और दूसरा ये होता है कि फॉर स्मॉलर यूनिट बिगर
न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको, समझ में देखो कई लोगों को क्लिक कर गया होगा, ये चीज पहले से लिखी हुई है आपके पास में, बस मैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया हूं। वो ये है, देखो ये 2 मीटर और 200 मीटर को ध्यान से देखो, एक ही चीज है। मैंने बोला यस। अब देखो सेंटीमीटर छोटा है या मीटर छोटा है? कौन छोटा है? सेंटीमीटर छोटा है। आपके पास में जो घर में जो स्केल होती है उसके अंदर में 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है और 1 मीटर इतना होता है। तो देखो जब सेंटीमीटर है मतलब छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट के साथ में बड़ा नंबर आता है, छोटी यूनिट के साथ में बड़ा नंबर आता है, और बड़े यूनिट के साथ में, मीटर देखो बड़ा यूनिट है, उसके साथ में छोटा नंबर आता है। तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फॉर बिगर यूनिट स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर स्मॉलर यूनिट बिगर न्यूमेरिकल यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहां से क्या होता है कि हम लोगों को ये बेसिकली क्या हुआ है, किधर गया, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मैंने यहां पर दिखा दिया है। अब ये जो कन्वर्जन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोल रहे हैं सर फिजिकल क्वांटिटीज तो आपने पढ़ाई नहीं, ज्यादा थोड़ा सा बताया और उसके बाद में छोड़ दिया। तो मैं बोलूंगा भैया फिजिकल क्वांटिटीज को तो पूरा की पूरा ही पढ़ना है हम लोगों को, उसको छोड़ना थोड़ी है। बट मेन बात ये है कि अभी हम लोगों को जो काम करना है वो एक इंपॉर्टेंट काम है, वो है हमारे पास में आएगी एक टेबल। हमारे पास में क्या आएगी? एक आएगी टेबल, और वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके रूल्स को बताएगी। किसको बताएगी? रूल्स को बताएगी। अरे यार मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इसे बोला जाता है प्रीफिक्स टेबल। हेडिंग डाल लीजिए प्रीफिक्स टेबल। अब ये प्रीफिक्स टेबल क्या आफत है, कई लोग सोच रहे हैं ये प्रीफिक्स टेबल क्या करवा दिया। तो मैं आपको देखो क्या करना है, टेबल बनानी है, उसका इस्तेमाल बाद में सीखेंगे। वो ये है कि यहां पर आपको लिखना, ये क्या हो रहा है यार आज, यहां पर आपको लिखना है पावर, यहां पर आपको लिखना है प्रीफिक्स, और उसके बाद में यहां पर लिखना है सिंबल। ऐसा एक टेबल के लिए बना लीजिए फटाफट, पावर, प्रीफिक्स और सिंबल, पावर, प्रीफिक्स और सिंबल, ऐसा करके डाल लीजिए। आपकी बुकलेट के अंदर में अवेलेबल होगा, लेकिन अभी आपके सिर्फ इतना ही डालना है, पावर, प्रीफिक्स और सिंबल। जो लिखते चल रहा हूं फटाफट लिखते चले जाइए। -18 इसे बोला जाता है एटो, इसे सिंबल देंगे ए। उसके बाद में आएगा -15, इसे बोला जाएगा, 15 है तो फेमटो, 15 को फेमटो बोला जाता है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। उसके बाद में आता है -12, इसे लिखा जाता है, पीको की स्पेलिंग PICO है कि PIKO है देख लेना, लेकिन स्मॉल p है, वो ज्यादा जरूरी है, स्मॉल p, यहां पर ध्यान रखना स्मॉल p बोल रहा हूं मैं ना। इसके बाद में आएगा -9, 9 स्टैंड्स फॉर नैनो, स्मॉल n, -6 इसका मतलब है माइक्रो, इसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू। ध्यान रखना ये म्यू है, यू नहीं है। यू के दोनों साइड से डंडियों को नीचे खींच दिया तो म्यू बनता है। मोस्टली तो लेफ्ट साइड से ज्यादा लंबी खींची जाती है, आपको म्यू का मतलब समझ में आ गया होगा, MU म्यू है ये। नाउ इसके बाद में है -3, -6 के बाद में आया ना -3, मतलब आएगा मिली, स्मॉल सिंबल है इसका स्मॉल m। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं स्मॉल m। तो जिन लोगों का हैंडराइटिंग गंदा है, जिन्हें स्मॉल और कैपिटल लेटर का फर्क नहीं समझ में आता है, वो ध्यान से चलना भैया, गलती की गुंजाइश है यहां पर, गलती की नहीं होनी चाहिए यहां पर। कहां तक पहुंच गया मैं, मिली तक पहुंच गया। मिली के बाद में आएगा -2, इसका मतलब है सेंटी, सेंटी का मतलब है सी अगेन स्मॉल। देखो सारे स्मॉल लेटर में बोल रहा हूं। -1 का मतलब होता है डेसी, जिसे मैं लिखता हूं D से। उसके बाद में आता है +1, अब देखो यहां से कलर चेंज कर लेता हूं, +1 का मतलब होता है डेका, जिसे लिखा जाता है DA। इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी, लेकिन बता देता हूं क्या ना, ये सीक्वेंस में रहेगा। +2 इसका मतलब है हेक्टो, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से। उसके बाद में आता है +3, जिसे हम लोग बोलते हैं किलो, किलो स्टैंड्स फॉर K। साथ साथ में बनाते चलिए भैया, इसमें कुछ नया नहीं, सीखने लायक कुछ नहीं है, रटने लायक है, टेबल याद होनी चाहिए। +3 के बाद में आएगा +6, और +6 को हम लोग बोलेंगे मेगा, और मेगा का मतलब है कैपिटल M, ये है कैपिटल M। ध्यान रखना भैया, इसके लिए लिख देता हूं। +9 इसका मतलब है गीगा,
कैपिटल जी। अब देखो कैपिटल जी तो सिंबल से ही समझ में आ जाता है, लेकिन कई लेटर ऐसे होते हैं जिनमें नहीं समझ में आता है, इसलिए जरूरी होता है। इसके बाद में आएगा +2 जो होता है टेरा, इसको कैपिटल टी से। उसके बाद में है +15, इसे बोला जाता है पीटा, कैपिटल पी से। 15 के बाद में आएगा +18 जिसे बोला जाता है एक्सा, कैपिटल ई से। ठीक है, तो ये हो गए इनके प्रीफिक्स, सिंबल और पावर। इस्तेमाल कैसे करना है, क्या रूल है, वो हम लोग सीखेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, क्योंकि हमारी जो समय सीमा थी 45 मिनट्स की वो अब समाप्त हो चुकी है। तो जितना हमने सीखना था उतना हम लोग यहां पर सीख चुके हैं। बेसिक देखो आज हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले शुरुआत करी थी चैप्टर के नाम से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या था? मेजरमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। वो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड था जिससे के साथ में हमने कंपेयर किया था वो था यूनिट। ये यूनिट के लिए फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल बताए। मैंने आलू सब्जी मंडी जाके आए, घूम फिर के आए, सब चीजें बताई। उसके बाद में आपके पास में आई यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन हम लोगों ने कवर करी। यूनिट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या की थी? द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। यूनिट को हमारे पास में अलग अलग सिस्टम थे। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसके बाद एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। बेसिकली देखो इसके पीछे थियरी भी होती है, इतिहास भी है। ऐसा नहीं कि इतिहास नहीं है, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं कि भैया देखो एमकेएस सीजीएस सिस्टम जो है वो फ्रांसीसी लोगों के द्वारा यूज करी गई थी, और इंडिया में पहले फ्रांसीसी आए थे अंग्रेजों के आने से पहले, तो वही सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद में फुट पाउंड सेकंड जो है वो यूरोपियन सिस्टम है, जो यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है। अब एसआई सिस्टम है जो एमकेएस से ही डेवलप होकर आगे बढ़ के आया है, और एसआई सिस्टम इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। उसके बाद में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करी। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के आगे टाइप आएंगे, फंडामेंटल, डिराइव, सप्लीमेंट्री, वो सब आगे चलेगा आपके पास में, लेकिन अभी तो बेसिक बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बाद में हम लोगों ने उसमें सीखा n इंटू यू बराबर कॉन्स्टेंट। n इंटू यू बराबर कांस्टेंट, ऐसा जो सीखा है उससे हम लोगों ने देखा कि यहां पर तो यूनिट कन्वर्जन का खेल है, और यूनिट कन्वर्जन का जो खेल है उसमें सबसे पहले हम लोगों को सीखना होता है प्रीफिक्स कन्वर्जन। किसको सीखना होता है? प्रीफिक्स कन्वर्जन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे साल भर पूरे फिजिक्स में काम आने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रूल को जो मैं रूल सिखाऊंगा, रूल आएगा टू रिमूव, मल्टीप्लाई, टू पुट, डिवाइड, ऐसा आएगा कुछ तो भी, घबराना नहीं है। जब एग्जाम्पल लूंगा तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बातें दिमाग में घुस रही हैं क्या? एकदम आसान आसान। ओके, यदि दिमाग में बातें घुस चुकी हैं तो आज के लिए बेटा हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। मुलाकात करेंगे अपने आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।